हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम इस चैनल पर सभी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे हम पहले व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हल, गुथरी, थॉर्नडाइक, पावलोव इनको डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे जीन प्याजे जी को। इससे पहले के जो वीडियो है उनकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो लाइक ज़रूर करके जाएं। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो जीन प्याजे थे एक स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने मानव के विकास के उन पहलुओं को सबकी पूरी दुनिया के सामने लेके आए जिन पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। इन्होंने जेनेवा में एक लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। और ये एक्चुअल में एक जीव शास्त्री थे, बायोलॉजिस्ट थे। लेकिन उन्होंने जो काम किया था ज़्यादा वो किस पर किया था? चाइल्ड साइकोलॉजी पर, मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने ज़्यादा कार्य किया था। और इन्होंने जो कार्य किया था वो अपने खुद के बच्चों पर निरीक्षण करके किया था, स्वयं के बच्चों पर निरीक्षण किया था। इनके एक बेटा लॉरेंट और दो बेटी थी, ल्यूसिन और जैकलिन, उन पर निरीक्षण किया था। इन्होंने 1920 में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य आरंभ किया था। फिर 1923 में इन्होंने एक बुक लिखी थी तो जो बहुत फेमस हुई थी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। 1923 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, याद रखना, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 32 पुस्तकें लिखी। और इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया जा चुका है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? जीन प्याजे को। प्याजे की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को जो नाम दिया गया वो था विकासवादी मनोविज्ञान। इन्होंने जो और मनोवैज्ञान थे उनके जो संप्रत्यय थे उन पर जो उन्होंने काम किया था उसे इन्होंने विकास किया, उसे इन्होंने आगे बढ़ाया। इसलिए इनके जो विचारधारा थी इसको हमने नाम दिया था विकासवादी मनोविज्ञान। जीन प्याजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा थी उसको उन्होंने उम्र के हिसाब से 4 चरणों में डिवाइड किया था। जो पहला चरण था वो था संवेद पेशी। पहला चरण था संवेद पेशी या इंद्रिय जनित या संवेदनात्मक अवस्था, जो रहती है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक रहती है। तीसरा बताया था स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक रहती है। चौथा बताया था औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक रह सकती है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कई बार कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को प्याजे के हिसाब से कौन सी अवस्था है? तो आंसर होगा 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक। पूछा गया 7 से 12 तो स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आइए एक एक अवस्था को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अवस्था थी हमारी संवेदी पेशी या संवेदनात्मक या इंद्रिय जनित अवस्था, जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जीन प्याजे ने हमने बताया अपने पुत्र लॉरेंट और 2 पुत्रियां थी ल्यूसिन और जैकलिन, इन पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने उसके बेस पे कंक्लूजन निकाला कि जो बच्चा होता है वो जन्म के समय बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता है, बाहरी जगत के प्रति अनुभव है, उसे बाहरी जगत का ज्ञान नहीं होता है। और फिर वो धीरे धीरे बाहर दुनिया के लोगों सबके संपर्क में आता है, दूसरे बच्चों को देखता है, सुनता है, वयस्कों को देखता है, सुनता है, अपनी माँ से बहुत कुछ सीखता है और अपनी इंद्रियों से ज्ञान को ग्रहण करता है। आयु बढ़ने के साथ साथ अपनी ज्ञानेंद्रियों से बाहरी जगत का ग्रहण करता है। इस अवस्था में जो बालक होता है उसके अंदर सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। और बालक के कोई बच्चा उसके हाथ में कोई भी चीज़ आ जाएगी वो सीधे मुंह में ले जाके चूसने लगता है। क्यों? कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा उत्तेजना पाई जाती है। ज़्यादातर जो बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं उनके हाथ में कोई चीज़ नहीं आती तो वो अपने अंगूठे को चूसने लगते हैं उस उत्तेजना की वजह से। और इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनके शरीर और मस्तिष्क के बीच में बैलेंस नहीं होता है, संतुलन नहीं होता है। शिशु कार्य क्षेत्र व कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाते। आप उनसे कोई कार्य कह दो, आप उनसे कोई काम करो कि आप ये काम करो, तो वो काम तो कर देंगे लेकिन उन्हें उसका कारण नहीं पता होगा कि ये काम मुझसे क्यों करवाया जा रहा, तो वो कार्य क्षेत्र कारण में रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। शिशु वृत्ति क्रियाएं करते हैं। वृत्ति क्रिया मतलब दोहराते हैं, एक क्रिया एक बार करेंगे तो उसे बार बार दोहराएंगे। 12 से 18 माह में जो दोहराने की क्रियाएं करते हैं वो प्रयोगात्मक और सृजनात्मक नहीं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सृजनात्मक हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जब वो
छोटा है, 2-3 महीने का है, अगर कोई झुनझुना पड़ा है उसके बाद उसमें उसका हाथ टच हो जाता है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, उसे अच्छी लगती है, वो उसे फिर से टच करता है, यानी कि वो क्रियाओं को दोहराता है। तो स्टार्टिंग में ये सृजनात्मक नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे बच्चा वो झुनझुना बजाने में क्या माहिर हो जाता है, यानी कि वो सृजनात्मक हो जाता है। जन्म के समय शिशु पूर्णतः आत्म केंद्रित होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो पूरी तरह से सेल्फिश होता है, उसे बस अपनी इच्छाओं से मतलब होता है, दूसरों की इच्छाओं से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेल्फिश होता है। वे घटना का पूर्वानुमान, दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, दूसरे आप बच्चे नकलची होते हैं, जो आप करोगे वही वो करेंगे। वे घटना का पूर्वानुमान लगा के सीमित योग्यता प्रदर्शित करते हैं, पहले ही से सोचते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा नहीं पता होता ना, बहुत छोटा सा सोचते हैं, जैसे आप वो भूख लग रही है तो रोने लगते हैं, माँ के पास आएंगे चुप हो जाएंगे। तो ये एक सीमित योग्यता प्रदर्शित करते हैं। इनकी दूसरी अवस्था थी बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष की थी। 2 वर्ष के बाद से इस अवस्था में शिशु पूरी तरह से स्वार्थी और सुकेंद्रित नहीं होता, थोड़ा और लोगों के संपर्क में आता है तो उनसे मिलता जुलता है, तो उसमें सेल्फिशनेस में उसके में कुछ कमी आती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, रंगों को पहचानने लगता है, हल्के भारी का उसे ज्ञान हो जाता है, गिनती को गिनना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, और अगर आप उससे अपना नाम पूछोगे वो आपको नाम बताना सीख जाता है, और घर के छोटे मोटे काम भी करने लगता है। अगर आप उस चीज़ों को लाइन से लगा के रख देता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो सीख जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, वो बच्चा तर्क वितर्क नहीं कर पाता, इस वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है। पहले जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक का, तो उसके लिए वही चीज़ सही मतलब होती थी जो उसके सामने होती थी, अगर सामने नहीं होती थी तो वो सोचता था अब नहीं है वो चीज़। अब वो बच्चा कोई चीज़ मांग रहा होता है, जब छोटा होता है हम लोग उसे छुपा देते हैं, तो वो फिर बच्चा सोचता है अब नहीं है, तो लेकिन 2 वर्ष के बाद वो उसे समझ में आ जाता है कि वो चीज़ कहीं है, छुपा के रख दी गई है। अंतक्रमणशीलता, सजीव चिंतन पाया जाता है इस टाइम में। अंतक्रमणशीलता मतलब इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। आप अगर उस बच्चे से कहोगे 2 इंटू 3 करो तो वो 2 इंटू 3 6 कर देगा, लेकिन आप उससे कहोगे 3 इंटू 2 तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये बोलते हैं अंतक्रमणशीलता पाई जाती है, वो रिवर्सिबिलिटी नहीं हो पाते। थर्ड अवस्था होती है हमारी स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो रहती है 7 साल से 12 साल तक। यहाँ पर कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु, इसमें सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास होता है, बालक बहुत सारी तार्किक क्रियाएं को करने में समर्थ हो जाता है। चिंतन जो होता है केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रहता, उत्क्रमणशीलता का गुण विकसित हो जाता है बच्चों में, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। अब वो 2 इंटू 3 भी 6 करेंगे और 2 इंटू 3 भी 6 करेंगे, 3 इंटू 2 भी 6 कर देंगे। अगर बच्चा पूर्व संक्रिया 2 से 7 साल का होगा, उस टाइम अगर आप बच्चे को 2 गिलास दो, ठीक 2 गिलास दो, एक गिलास में उतना, दोनों गिलास में बराबर पानी करो, और बच्चे से पूछो सेम साइज के गिलास हो, बच्चे से पूछोगे दोनों गिलास में बराबर पानी, वो कहेगा हाँ ठीक बराबर पानी है। अब आप एक गिलास था उसे रिप्लेस कर दो एक चौड़े गिलास से, जो एक गिलास हटा के एक चौड़ा सा गिलास रख दो। अब आप चौड़े गिलास में उस गिलास का पानी डाल दोगे तो उसका लेवल नीचे हो जाएगा। अब आप उससे पूछो इन दोनों में बराबर पानी है, तो वो कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में इरिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती 2 से 7 साल। लेकिन जब बच्चा 7 से 12 इस अवस्था में होगा, तो आप गिलास का पानी चौड़े गिलास में भी कर दोगे, अगर उतना ही पानी होगा तो बच्चा कहेगा हाँ बराबर पानी है, ठीक। तो ये होता है इसमें स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें बच्चा दिन, तारीख, समय, महीने, वर्ष ये सब बताने लगता है, सब सीख जाता है। जो चौथी अवस्था होती है वो होती है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है, बच्चा कल्पनात्मक रूप से सोचने लगता है। इससे पहले बच्चे के अंदर जो चीज़ सामने होती थी मूर्त अवस्था में, जब 7 से 12 साल तक का था, तो उसे बस जो चीज़ सामने होती थी उसके बारे में सोच सकता था, उसके बारे में तर्क वितर्क कर सकता था। लेकिन जो चीज़ उसके सामने नहीं होती थी, जैसे करंट फ्लो हो रहा है वायर में, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वो कल्पना नहीं कर पाता कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं। लेकिन अब जब वो 12 वर्ष से ऊपर होगा तो वो उसके बारे में भी चिंतन कर सकता है, उसके बारे में भी सोच सकता है। निगमन तर्क, आप अगर उसे कोई नियम बता दोगे तो उसका वो एग्जाम्पल तक पहुंच सकता है। जैसे आपने मान लो उसे गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया, तो वो उसका उदाहरण देके बता सकता है कि जब हम कभी कोई उसके हाथ से गिलास गिर जाता है तो वो नीचे ही क्यों जाता है, तो वो ये उदाहरण खुद देने के लायक हो जाता है।
मूर्त से अमूर्त। अभी तक क्या मूर्त चिंतन था, जो चीज सामने दिखती थी उसके बारे में ही सोच सकता था। अब जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी कल्पना कर सकता है, उनके बारे में कल्पना करके सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। नियम, अगर उसे नियम पता होगा, नियम से उदाहरण दे सकता है। अब जो प्याजे जी ने सिद्धांत दिया था अपना, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, शैक्षिक महत्व क्या है इनके, इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था, जो आज भी हमारे सामने यूज हो रही है। जो आज कौन सी शिक्षा हुई, हम लोग जो यूज दे रहे हैं बाल केंद्रित, जो बालक पे फोकस है। जीन पियाजे ने बुद्धि को जो था जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति बतलाकर बुद्धि की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बुद्धि को जीन पियाजे जी ने किससे कंपेरिजन किया था, बायोलॉजी के स्कीमा से। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा जो होता है स्ट्रक्चर होते हैं माइंड में जो हमारे बने होते हैं, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। जो एक माइंड होता है, दिमाग वो चीज़ों के बारे में एक कल्पना, एक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जो स्ट्रक्चर पीछे बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं स्कीमा। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलीकरण जैसे और स्कीमा जैसे नवीन संपत्तियों को प्रयोग कर शिक्षा के में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने आत्मीकरण बताया था। उन्होंने कहा जैसे हमारे माइंड में क्या होते हैं, स्कीमा बने हुए होते हैं, तो अगर हम उस हमारा स्कीमा सही है, वो स्कीमा में अगर हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं तो वो क्या होता है, आत्मसात करना। जैसे कोई बच्चा है, उसने घर पर कुत्ता देखा हुआ है, करके आसपास सब जगह कुत्ता देखा। अब वो बच्चा पहली बार चिड़ियाघर जाता है और वहाँ पर एक चीता देखता है, तो देखता है इसके भी बाल हैं, उसी तरह से पूंछ है, कलर थोड़ा मिल रहा है, तो वो समझता है ये कुत्ता है। तो वो बताता है पापा ये कुत्ता तो बहुत बड़ा है। उसके पापा बताते नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं, ये चीता है। तो उसके दिमाग में जो स्कीमा बना हुआ था वो किसका बना हुआ था, कुत्ता का। अब उसमें उसने नई नॉलेज ऐड कर ली, क्या कि ये चीता है। तो उसने जो पहले ही नॉलेज थी उसमें कुछ नॉलेज और ऐड कर ली। ये क्या हो गया, आत्मसात करना, आत्मीकरण। तो ये होता है बच्चे आत्मीकरण करना। ये होता है समंजन या समायोजन। ठीक, तो अब अगर बच्चा को ने अपनी नॉलेज को में कुछ ऐड करता है तो वो होता है आत्मसात करना, और समायोजन करना होता है कि जो पहले से कुछ गलत स्ट्रक्चर बनाया उसमें कुछ सही बना के ऐड कर लेना। ये होता है समायोजित करना। जैसे आत्मसातीकरण में दो बच्चे को एक इकाई का जोड़ करना आता है, अब उसने दो अंकों का जोड़ करना सीख लिया, तो ये क्या हो गया, आत्मसातीकरण। ठीक, अब एक बच्चा है वो एरोप्लेन को देख के वो सोचता है कि ये चिड़िया है, तो उसने कहा ये चिड़िया है, तो उसे बताया नहीं ये चिड़िया नहीं है, ये एरोप्लेन है। तो उसने क्या समायोजित कर लिया, उसको अपने स्कीमा को चेंज करके उसने समायोजित कर लिया, संतुलनीकरण, और अपने उसमें दिमाग में बैलेंस बना लिया। इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फिर उसने चीज़ों को बैलेंस कर लिया। इन संपत्तियों का प्रयोग करके उसने प्याजे जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्याजे के अनुसार आइए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हमने इसमें जो पढ़ाते हैं ना इसी में कवर कर देते हैं, जैसे बुद्धि का वो जीवन स्कीमा हुआ, बहुत सारे हैं, तो इतने जो मैंने पढ़ाया इसी से आपको मिल जाएंगे। और प्याजे से क्वेश्चन आता ही आता है, तो जो क्वेश्चन इसमें कवर नहीं हो पाए वो मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं, जो पिछली बार पूछे जा चुके हैं। डिस्कस करते हैं। प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु में बच्चा सबसे बेहतर कहाँ से सीखता है, इंद्रियों के द्वारा। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हमने बताई थी, 4 अवस्थाएं। इसका आंसर हो जाएगा सी। प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त रूप स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या संवेदी पेशी अवस्था में। कब वो बच्चा मूर्त रूप से समझने लगता है, मैं बताया था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त रूप से सोचने लगता है। मुझे 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक ये होती है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ कर देता है, जब वो तार्किक रूप से सोचने लगता है। तार्किक रूप से सोचना कब शुरू करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा 7 से 12 साल तक होता है तब वो थोड़े तर्क वितर्क करना सीख जाता है। तार्किक उसके
मतलब जो बात करता है वो कुछ सोचता है लॉजिकल से सोचता है। उससे पहले तो वो किसी भी चीज़ को किसी से भी रिलेट करता था बिल्कुल इनलॉजिकल, तो इसके बाद वो क्या लॉजिकल सोचने लगता है। पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। बालकों वस्तु के प्रति स्थिरता कब उत्पन्न होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूल संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या संवेदी पेशी अवस्था में। वस्तु के प्रति स्थिरता, स्थायित्व का भाव आने लगता है। पहले बच्चा समझता है कि वो अगर उसके सामने से वो चीज़ हट गई तो कैसे उसका कोई अब वो नहीं है, स्थायित्व नहीं है। अब उसके बाद बच्चा सोचने लगता है कि उसका स्थायित्व है, उसके अंदर क्या स्थायित्व भाव आने लगता है, वस्तु के प्रति स्थिरता उत्पन्न होने लगती है। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 साल से 7 साल तक का होता है। पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़ाए, किसी ने कुत्ता पे किया, किसी ने बिल्ली पे, किसी ने चूहे पे, कबूतर पर, किसी ने चिंपांजी पर, लेकिन जो पियाजे जी थे इन्होंने किस पे किया था? बताओ, कुत्ता पे किया? नहीं। कुत्ते पे किसने किया था? पावलोव ने किया था, उन्होंने अपने बालकों पर किया था। बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने किया था, और चिंपांजी पर कॉलर ने किया था। अरे चलिए पढ़ते रहिए इसी के साथ साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वीडियो लाइक करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो शेयर करें। थैंक यू।